ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स। टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे शुरुआत की टर्म्स जैसे एलेग्री, बैलेड, ओट, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक। ठीक है, मॉक एपिक आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज टेस्ट में हमने इन्हीं टर्म्स को बोला है आपसे, तो इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड 3 to 4 क्वेश्चन होंगे टर्म्स पे, तो आप इसको रिवाइज करके टेस्ट देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेट एंड डिस्कस विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक या दो एग्जाम्पल्स आपको हर जॉनरा में याद रखना है, एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स तो आप याद रखें। ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप कोरिलेट करें जो भी आप बैलेट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई करें उस पर्टिकुलर वर्क में, और अप्लाई करते हुए लिखते जाएं, तो इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी। और सिर्फ आप मेमोराइज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज बैलेट? A ballad is a narrative poem that tells a story in a simple, direct style. And ballad अक्सर सिंग करने के लिए या रिसाइट करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, originating in the oral traditions, ballads were passed down from generations through generations before being written down। तो देखिए, आप सभी जानते हैं बैलेड दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल बैलेड और एक होती है लिटरेरी बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड जो कि रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है और कई बार हम देखते हैं कि वो उस समय के ट्रेडिशंस को भी बताती है, जो उस समय की जो भी पौराणिक कथाएं जो हैं, राइट, उन्हें बैलेट फॉर्म में बताया जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि इंडिया में जैसे आला उदल के बहुत सारे आप देखेंगे गीत होते हैं, लोक गीत हम कह सकते हैं इसे, है ना, जो रिटन फॉर्म में नहीं है लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो ट्रांसफर होते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड। ठीक है, ट्रेडिशनल बैलेड इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, रेपिटेशन एंड म्यूजिकल क्वालिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेपिटेशन सिर्फ ट्रेडिशनल बैलेड में मिलेगा, लिटरेरी बैलेड में भी आपको रेपिटेशन मिलेगा, म्यूजिकल क्वालिटी भी। तो जितने भी आपको यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मिल रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम एंड यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ देम। ओके, ये सारे कीवर्ड्स हैं। So now we will talk about the prominent features. So first prominent feature is narrative structure. Unlike lyrical poetry, which focuses on emotions, ballad tells a complete story. So one of the most key point in ballad is that it tells you a story in lyrical form. ड्रामेटिक इवेंट्स होती हैं जैसे कि लव, ट्रेजेडी, बिट्रेयल। सो बिट्रेयल के लिए आपको रिलेट कर सकते हैं ला बेली डेम्सन्स मर्सी को, राइट। सुपर नेचुरल ऑकरेंस में यू कैन टेल अबाउट द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। Okay, so for example, the rhyme of ancient mariner, in this ballad the poem narrates the mariner curse voyage and eventual redemption. So you know the theme of the rhyme of the ancient mariner, कि कैसे मैरिनर की वॉयज कर्स्ड हो जाती क्योंकि उसने एल्बेट्रॉस को किल कर दिया था। ओके, बाद में फाइनली उसने रिडेम्पशन किया। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नैरेटिव स्ट्रक्चर। You have to mention the key points, you have to mention the themes, and you can add an example. Next point is simplicity of language. अब आप लोग को देखिए, जो याद करने हैं पॉइंट्स, ऐसे पैराग्राफ आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे तो आपको शुरुआत का इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए एंड देन यू विल रिमेंबर ऑल द की पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ballads use everyday speech and avoid complex literary devices ताकि it can be accessible to common people, and this reflect their origin as folk literature। folk literature मैंने आपको बताया जैसे लोकगीत होते हैं। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होगी तो आम जनता तक, साधारण लोग तक पहुंच नहीं होगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली इंक्रीमेंटल रेपिटेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज। इंक्रीमेंटल रेपिटेशन आपको याद रखना है,
where phrases or lines are repeated with slight variation, जहाँ पे कुछ लाइन पर्टिकुलर लाइन आप देखते हैं एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंजा रिपीट की जाती थोड़े से वेरिएशन के साथ टू बिल्ड सस्पेंस एंड एड मेमोराइजेशन. ओके, जैसे आप सॉन्ग देखते हो, सॉन्ग में लास्ट में आप देखते हो कुछ रेपिटेशन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं. नेक्स्ट इज डायलॉग एंड ड्रामेटिक एक्शन. तो बैलेड में आपको डायलॉग पे मिलेगा, ड्रामेटिक एक्शन में मिलेगा. इंस्टेड ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू कन्वर्सेशन एंड क्विक एक्शन. ऐसा नहीं है कि आपको सारा डिस्क्रिप्शन एक साथ मिल जाए डिटेल में, थोड़ा थोड़ा लेयर बाय लेयर आपको स्टोरी पता चलती है और इससे सस्पेंस बना रहता है. ठीक है. क्विक एक्शन, क्रिएटिंग इमीडिएसी. the same similar in the similar point you can add about स्टॉक कैरेक्टर्स. तो इसमें स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्टॉक कैरेक्टर्स लवर्स, नाइट, सुपरनैचुरल बीइंग एंड आउटलॉज. ये कुछ कॉमन आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, राइट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेड स्टैंजा. तो बैलेड स्टैंजा में आपको क्वार्टरन मिलेगा, अल्टरनेटिव राइम स्कीम मिलेगी, एबीसीबी. कई बार ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है. ओके, एबीसीबी आपको कई बार कुछ और भी राइम स्कीम मिल सकती है बट मोस्ट कॉमन यूज्ड इज एबीसीबी. एंड राइम अल्टरनेट करती है आयमिक टेट्रामीटर एंड आयमिक टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर. टेट्रा ट्राई टेट्रा ट्राई. ठीक है, ये आपको मिलेगा. एंड ये जो म्यूजिकल स्ट्रक्चर होता है इससे बैलेड याद करने में बहुत आसानी होती है, सिंग करने में बहुत आसानी होती है. ठीक है, इजी टू सिंग एंड रिमेम्बर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थीम्स. तो थीम्स यूनिवर्सल होती है, इमोशनल होती है, लव, डेथ, रिवेंज एंड सुपरनैचुरल. दीज आर द थीम्स ऑफ बैलेड. ट्रेडिशनल बैलेड्स में आप बारबरा एलन की स्टोरी याद कर सकते हैं जिसमें ट्रैजिक लव की थीम सेंट्रल है. ओके okay? कुछ और भी आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. तो जैसे मैंने बताया आपको लावेली डेम्सन्स मर्सी आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं. एंड चेवी चेज इसकी भी ट्रेडिशनल बैलेड आप शुरुआत में जब आप एंग्लो सेक्शन एंग्लो नॉर्मल एज पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलेगी चेवी चेज. ठीक है. So, in conclusion, the ballad is a powerful narrative form characterized with simplicity, musicality, repetition, and dramatic storytelling. And its enduring popularity lies in its ability to convey profound human experience in an engaging and memorable manner. तो ballad क्यों बहुत ज़्यादा popular form है क्योंकि इसमें आप यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्म में मेमोरेबल मैनर में देख सकते हैं. सिंप्लिसिटी, म्यूजिकलिटी, रेपिटेशन एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग ये आपको याद रखने हैं. सो प्लीज टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट. द आंसर इज क्लियर. हाउ यू विल राइट इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन बैलेड. ओके. नैरेटिव स्टाइल में आपको याद रखना है कि नैरेटिव स्टाइल में ज़्यादातर जो भी बैलेट की जो स्टोरी होती है उसमें डायलॉग फॉर्म आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, शॉर्ट ही आपको देखने को मिलेगा. तो इसके लिए आप लावेली डेम्सस मर्सी को कनेक्ट कर सकते हैं. एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैलेड है उसकी एब्रप्ट बिगनिंग होती है. ठीक है. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एंड आवर्स. ठीक है. तो एब्रप्ट ओपनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि बिगनिंग एक प्रॉपर फॉर्म में हो, ये आपको याद रखनी है. एंड जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, तो आपको डायलॉग्स की ब्रेविटी देखने को मिलेगी. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. एब्रप्ट ओपनिंग, दिस इज वन पॉइंट. इंक्रीमेंटल रेपिटेशन आपको याद रखना है. इंक्रीमेंटल रेपिटेशन मतलब आपको कुछ वेरिएशन के साथ रेपिटेशन देखने को मिलेगी. ठीक है. सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे बैलेट में, ज्यादातर जगह आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. तो ये कुछ आपको याद रखने हैं. डायरेक्ट टोन होती है, मतलब इनडायरेक्ट वे में नरेशन नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज होगी. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फोक बैलेट एंड लिटरेरी बैलेट. फोक बैलेट मतलब ट्रेडिशनल बैलेट एंड लिटरेरी बैलेट, जैसे कि अभी जैसे जॉन कीट्स की आप लिटरेरी बैलेट बोल सकते हैं. ठीक है. सो बैलेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू two types.
वन इज ट्रेडिशनल बैलेड या फोक बैलेड एंड सेकेंड इज लिटरेरी बैलेड। जैसे आप एपिक को एपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल एपिक एंड लिटरेरी एपिक, क्लासिकल एपिक या लिटरेरी एपिक। 200 वर्ड्स में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। लेकिन जितना मैंने देखा है टर्म से ज्यादातर क्वेश्चन 125 वर्ड्स में ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको आंसर लेंदी ही बता रही हूँ, ताकि अगर इन केस लेंदी आए तो आप उस अकॉर्डिंग लिख सके, ठीक है। तो आने को तो आ सकता है, ओके। सो दोनों की डिवीजन क्यों किए गए, बिकॉज बोथ डिफरेंट इन ओरिजिन, स्टाइल एंड पर्पस, ठीक है। फोक बैलेट की बात करते हैं। सो फोक बैलेट और एनोनिमस, ये पता नहीं किसने लिखा है, ओरल ट्रेडिशन में इनकी ओरिजिन है, एंड दे वर कंपोज बाय कॉमन पीपल एंड ट्रांसमिटेड ओरली अक्रॉस जनरेशन। तो देखिए अक्रॉस जनरेशन ट्रांसमिट होने के कारण वी डोंट नो हु इज द राइटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम बैलेट, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन क्योंकि ट्रांसमिट हो रही है, तो एक बैलेट की बहुत सारे आपको वर्जन देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल बैलेट्स आर मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी, एनोनिमिटी एंड कम्युनल ऑथरशिप। कम्युनल ऑथरशिप आपको याद रखनी है, सिंप्लिसिटी एंड एनोनिमिटी, and they focus on dramatic incidents, avoid elaborate description। dramatic incidents होती है, elaborate description को avoid करती हैं। तो यहाँ पे आप ओल्ड इंग्लिश से आप सर पैट्रिक स्पेंस को याद कर सकते हैं। सर पैट्रिक स्पेंस, बारबरा एलन। सर पैट्रिक स्पेंस का आपने नाम पढ़ा होगा जब आप ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहे थे, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट लिटरेरी बैलेड और कंपोज बाय नोन ऑथर्स, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। ट्रेडिशनल बैलेड इज एनोनिमस, लिटरेरी बैलेड के राइटर आपको पता है। हु कॉन्शियसली इमिटेट द स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड, तो ये लिटरेरी बैलेड के जो राइटर होते हैं वो ट्रेडिशनल बैलेड की स्टाइल को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की आप बैलेड बताइए, आपको क्या याद आ रही, कौन सी बैलेड है? ओके, दे प्लेड अ की रोल इन पॉपुलराइजिंग लिटरेरी बैलेड ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। और इनकी जो कलेक्टिव लिरिकल बैलेड्स हैं, इट इज अ लैंडमार्क इन इंग्लिश लिटरेचर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। Next is unlike folk ballads, literary ballad often display greatest artistic control and refinement। तो देखिए फोक बैलेड में आपको कोई आर्टिस्टिक कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा, लिटरेरी फॉर्म में भी या स्टाइल में भी, राइम में भी आपको कोई भी कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा, बट लिटरेरी बैलेड में आपको आर्टिस्टिक कंट्रोल देखने को मिलेगा, रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी। दोनों ही बैलेड में आपको सिंपल लैंग्वेज और नैरेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रेपिटेशन देखने को मिलेगा। They may include deep psychological insight, symbolism, and philosophical theme. So, to take an example, we can talk about the Rime of Ancient Mariner, where supernatural elements are there. But this ballad also explores theme of guilt, redemption, and the relationship between man and nature. So, guilt, redemption, and the relationship between man and nature, ये आपको साइकोलॉजिकल इंसाइट दिखाती है, ठीक है। फिलोसॉफिकल थीम, सिंबलिज्म आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑथरशिप एंड ट्रांसमिशन। तो फोक बैलेड एज यू नो इट इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू ओरल ट्रेडिशन, जबकि लिटरेरी बैलेड्स फिक्स टेक्स्ट होती हैं, सिंगल ऑथर ही लिखते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी बैलेड्स अक्सर एक्सपेरिमेंटल होती हैं, स्ट्रक्चर और स्टाइल के साथ आपको एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलेगा। कन्वेंशनल बैलेड में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ओके। तो अब हम कंक्लूडिंग टोन पे आ रहे हैं धीरे धीरे। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस बोथ टाइप्स शेयर कॉमन फीचर्स, जैसे कि आपको दोनों में स्टोरी टेलिंग, म्यूजिकल रिदम, फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हालांकि लिटरेरी बैलेड्स एलिवेट करती हैं फॉर्म को, कैसे? बाय ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल एलिमेंट विद इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। क्योंकि आपने देखा कि ट्रेडिशनल बैलेड कई बार कम्युनल भी होती है, कई सारे लोग मिलके भी लिखते हैं, या कई सारे लिखते क्या है, मतलब किसी ना किसी ने तो खैर लिखी ही है, बट वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, या किसी ना किसी ने तो उसे इमेजिन करके उसे वर्ड्स में तो पिरोया ही है। ट्रेडिशनल बैलेड्स में हो सकता है उस समय रिटन फॉर्म में अवेलेबल ना हो, बट लिटरेरी बैलेड में आपको एक ऑथरशिप मिलती है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। So, in conclusion, while folk ballads represent the collective voice of the people,
Literary ballads reflect the artistic vision of individual poets. Both form contribute significantly to the richness of poetic tradition. ठीक है, तो आपसे बैलेट से कोई भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे हमने दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. फर्स्ट वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड वाज अबाउट द टाइप्स. तो आई होप कि अब आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं है. कोई भी क्वेश्चन बनेगा अब आप बैलेट पे कर पाएंगे, बताइए. ओके, टेस्ट में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से. नेक्स्ट इज एलेग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, टर्म्स के लिए एक चीज आप और भी ध्यान रखेंगे. जब आपको टाइम मिलेगा तो आप एक बार एम एच एब्राम से टर्म्स जरूर पढ़ेंगे. वहां पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मिल जाएंगे और वहां पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी. स्पेशली ओड में आप जरूर पढ़ेंगे. ओड में जो भी टाइप्स दिए हैं, टीजीटी पीजीटी में कई बार टाइप से क्वेश्चन बनता है और बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आप ओड्स के टाइप्स स्पेशली आप एम एच एब्राम से पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं एलेग्री. व्हाट इज एलेग्री? So allegory is a literary device in which characters, events and setting represent abstract ideas और moral qualities. ये आपको फर्स्ट टू लाइन्स जरूर याद रखनी है. इसमें आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, इवेंट्स मिलेगी या सेटिंग्स, तीनों ही abstract आइडियाज या moral क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. वन मोर पॉइंट, इट कन्वेज अ डीपर मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल लेवल. तो देखिए दो तरह की मीनिंग होती है इसमें, दो लेयर की मीनिंग होती है. एक है लिटरेरी मीनिंग और एक होती है डीपर लेवल की मीनिंग. ठीक है, लिटरल मीनिंग एक होती है लिटरल मीनिंग, ठीक है, और एक होती है लिटरेरी मीनिंग. ये दोनों आपको याद रखनी है. लिटरल मीनिंग मतलब होता है जो ग्रामेटिकल मीनिंग, या हम कह सकते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग होती है, किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग है. ठीक है, और लिटरेरी मीनिंग क्या होगी, जो एक्चुअल मीनिंग होगी. तो आपने कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव पढ़ी होगी, ये उसी की बात हो रही है. ठीक है, कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव क्या होता है आप बताएं जरा चैट बॉक्स पे. ओके, सो इट ऑपरेट्स ऑन टू लेवल्स. ये जो एलेग्री है टू लेवल पे काम करती है. वन इज सरफेस मीनिंग, लिटरल स्टोरी, एंड सिंबॉलिक मीनिंग, मॉरल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल मैसेज. ठीक है, मॉरल, पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल मैसेज, ये आपको ध्यान रखनी है. तो आप एलेग्री के कुछ एग्जांपल्स बताएंगे. वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ एलेग्री इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. ये आपको याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं टर्म से, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड या टर्म से एग्जाम्पल से रिलेटेड. इसमें आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा. कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्च्यू, वाइस, ग्रीड और डेथ अक्सर कैरेक्टर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान. इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. एलेग्री का बेस्ट एग्जाम्पल्स है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जहाँ पे कैरेक्टर्स जैसे कि क्रिश्चियन फेथफुल, ये सिंबलाइज करते हैं स्पिरिचुअल क्वालिटीज को. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज डायडेक्टिक पर्पस. तो फर्स्ट तो हो गया पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज डायडेक्टिक पर्पस. एलेग्री का जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू टीच मॉरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लेसन्स. जैसे कि एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, इट इज नॉट जस्ट स्टोरी अबाउट एनिमल्स बट अ क्रिटिक ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द करप्शन ऑफ पावर. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट एप्सलम एंड एकिटोफेल. पॉलिटिकल एलेग्री का बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको उसे जरूर ऐड करना है. तो 3 से 4 एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखें. एम एच अब्राम्स बुक आप पढ़ेंगे टाइम निकाल के, और वहां से आप एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में ऐड करेंगे. ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे तो आपका आंसर एकदम सॉलिड हो जाएगा. मतलब बहुत ज्यादा उसमें आपको पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आप प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज allegories are characterized by consistency in symbolism. तो सिंबोलिज्म आपको देखने को मिलेगा. आपको एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, एलेग्री वर्सेस सिंबोलिज्म, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस होता है. ईच एलिमेंट इन द नैरेटिव corresponds systematically to an abstract idea. तो आपको इस एलेग्री जो भी वर्क है एलेगोरिकल, उसमें आपको हर एलिमेंट नैरेटिव में दिखेगा जो कि abstract आइडियाज को करस्पॉन्ड कर रहा है. Unlike simple symbolism, allegory sustains this parallel structure throughout the text. तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जब हम बात करते हैं किसी भी नॉर्मल पोएम या नॉवेल में सिंबलिज्म की, तो आपको उस पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर इंसिडेंट में वो सिंबलिज्म का आपको मीनिंग दिखेगा। लेकिन अगर हम एलेगरी की बात करें तो उस सिंबलिज्म की जो इंपॉर्टेंस है, जो मीनिंग है, वो पूरी टेक्स्ट में आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन एलेगरी सिंबलिज्म सस्टेन्स द पैरेलल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सैलिटी। दिस इज फोर्थ पॉइंट। So allegories often address timeless human concerns such as morality, justice and the struggle between good and evil. यहाँ पे आपको morality, justice, struggle between good and evil कुछ ऐसे human conditions आपको देखने को मिलेंगे, and इसके कारण allegory accessible होती है, relevant होती है across different context and period. जनरेशन टू जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो रही है तो भी allegory की importance रहती है। ओके, नेक्स्ट इज allegories। एडिशनली एलेगरीज में भी रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड मॉरल, ये आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे एवरी मैन मॉरलिटी प्ले का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें भी एलेगरी देखने को मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉरलिटी प्ले। डॉक्टर फॉस्टस, ये भी मॉरलिटी प्ले का एग्जाम्पल है, बट आपको वहां पे भी कहीं कहीं सिंबोलिज्म और एलेगरी देखने को मिलती है। ठीक है, बट इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके लिए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एनिमल फॉर्म एंड एप्सन एंड एक्टोफिल होंगे। Religious allegory focuses on spiritual journeys. So you will talk about Pilgrim's Progress. Political allegories critique system of governance. तो आप एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल की बात कर सकते हैं यहाँ पे। And moral allegory emphasize ethical behavior. So you can talk about here everyman. ठीक है। In conclusion, allegory is a powerful literary technique that combines story टेलिंग with deeper meaning. तो एलेगरी एक पावरफुल लिटरेरी टेलिंग है जिसमें आपको स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी एंड विद डीपर मीनिंग। यहाँ पे आपको अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मिलेंगे इन कॉन्क्रीट फॉर्म। ठीक है, बाय प्रेजेंटिंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन कॉन्क्रीट फॉर्म इट enables रीडर टू engage with complex themes in an accessible and memorable way. तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं एलेगोरिकल जो जिसमें आपको भले ही कॉम्प्लेक्स थीम देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एप्सन एंड एक्टोफिल, दिस वर्क हैज अ कॉम्प्लेक्स थीम, बट एलेगरी के माध्यम से ये रीडर तक एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलेगरीज। वन ऑफ द मेजर एग्जांपल्स जो आप पढ़ रहे हैं एलेगरी का, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, एवरी मैन को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 एग्जांपल्स अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेगरी एंड सिंबलिज्म। तो ये बताइए, इसके पहले वाला आंसर क्लियर है आपको? एलेगरी क्लियर है आपको? इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी आफ्टर 1 hour so that you can revise. Okay, so allegory and symbolism both are closely related literary terms, लेकिन स्कोप, स्ट्रक्चर एंड पर्पस में दोनों डिफर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलेगरी की। एलेगरी क्या है? So allegory is an extended narrative in which characters, events and settings consistently represent abstract ideas. ठीक है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर, इवेंट्स और सेटिंग तीनों दिख सकते हैं जो कि abstract ideas को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट ऑपरेट्स ऑन डुअल लेवल, लिटरल एंड सिंबॉलिक, जैसे मैंने आपको बताया, और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट थ्रू आउट द टेक्स्ट मेंटेन करते हैं। मतलब कि जो मीनिंग आपको शुरू में दिखेगी किसी भी सिंबल का आपको मीनिंग दिखेगा, या एलेगरी में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई कैरेक्टर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पूरे नॉवेल में, पूरे वर्क में, पूरी पोएम में आपको वो मीनिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि एनिमल फॉर्म, इट इज अ पॉलिटिकल एलेगरी इन विच ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट फिगर्स एंड इवेंट्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो आपको थ्रू आउट मीनिंग देखने को मिलेगी। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट सिंबलिज्म, so symbolism is more flexible and does not require a complete narrative structure. कई बार आपसे symbolism and allegory के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, स्पेशली MCQ फॉर्म में, तो वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। So symbolism is more flexible and does not require a complete narrative structure. A symbol is an object, character and image. Symbol क्या हो सकता है?
ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कैरेक्टर हो सकता है, ये एक इवेंट हो सकता है, जो कि डीपर मीनिंग को सजेस्ट तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे टेक्स्ट में एक फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन दिखाता है। सिंबल का मीनिंग टेक्स्ट में बदल भी सकता है, ठीक है, विद द कॉन्टेक्स्ट सिंबल का मीनिंग बदल भी सकता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए द स्कारलेट लेटर में लेटर ए, जिसकी सिंबलिज्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि इसकी से ये इसे शुरुआत में क्या सिंबलाइज करता है और लास्ट में क्या सिंबलाइज करता है। तो शुरुआत में आप जानते हैं एडल्ट्री को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, एडल्ट्री को ए सिंबलाइज कर रहा है, सिन गिल्ट और आइडेंटिटी से कोरिलेट किया जाता है। लेकिन लास्ट तक आते आते हम देखते हैं कि ए मतलब एबल, और इवन टेक्स्ट के लास्ट तक आप देखते हैं एंजल, ठीक है, टेक्स्ट के लास्ट तक आते आते एंजल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंबलिज्म में मीनिंग टेक्स्ट में चेंज भी होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट एंड कॉन्स्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, एलेग्री इज सिस्टमेटिक एंड सस्टेन। एलेग्री आपको सिस्टमेटिक देखने को मिलेगी, सस्टेन देखने को मिलेगी, लेकिन सिंबलिज्म ओकेजनल हो सकता है, ओपन एंडेड हो सकता है। मतलब कि सिंबलिज्म की एक से ज्यादा मीनिंग हो सकती है, एंड ये रीडर के इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो उस मीनिंग, उस वर्ड का या उस इवेंट का, उस कैरेक्टर का क्या मतलब समझ रहा है। तो एलेग्री डिमांड्स अ स्ट्रक्चर्ड इंटरप्रिटेशन while symbolism allows for multiple meanings, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, हाउस, हाउस ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड हाउस, इसको हम सिंबलिज्म के तौर पे अगर देखें तो हाउस किसी के लिए सिक्योरिटी का सिंबल है, किसी के लिए प्रॉब्लम का सिंबल है, किसी के लिए पेरेंटल लव का सिंबल है। तो ये डिफर करता है आपके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। Next point is allegory is didactic, aiming to teach a moral or political lesson. अभी हमने देखा, जबकि सिंबलिज्म ये प्राइमरली एस्थेटिक होती है, इसमें कोई भी आपको मॉरल पर्पस देखने को नहीं मिलेगा। इसका इसका जो पर्पस होता है वो होता है टू एनहांस द डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट नेसेसरली कन्वेइंग अ स्पेसिफिक मैसेज। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि सिंबलिज्म एस्थेटिक, जो भी एस्थेटिक जो भी एलिमेंट है उसे इनहेंस करता है, डेप्थ और रिचनेस को इनहेंस करता है, जबकि एलेग्री का मेजर जो पर्पस है वो है डायडेक्टिक। सो डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, दोनों ही डिवाइसेस लिटरेचर में बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग को ऐड करती हैं। एलेग्री प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर while symbolism offers ambiguity and interpretive फ्रीडम। ये आपको याद रखना है, एलेग्री में आपको क्लैरिटी और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जबकि सिंबलिज्म कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी और मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग को ऐड करता है। So in conclusion, while allegory is a comprehensive and systematic narrative device, symbolism is a more subtle and flexible technique. Okay? Allegory is a comprehensive and systematic narrative device, while symbolism is a more subtle and flexible technique, but both plays crucial roles in deepening the reader's understanding of literary works. So जरूरी नहीं conclusion को आप ऐसे ही लिखे, conclusion को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड, 400 वर्ड्स का आंसर मैंने ऐड किया है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, जहां भी आपको लग रहा है कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है या इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो केवल 200 वर्ड्स का मैक्सिमम आंसर लिखना है, या ज्यादातर जो क्वेश्चन मैं समझ पा रही हूँ 125 वर्ड्स में, 125 वर्ड्स में मतलब एक पेज आपको लिखना होगा, और 200 वर्ड्स मतलब 2 पेज। तो आप डिवाइड कर लीजिए, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, और 3 से 4 छोटे छोटे पैराग्राफ आप बनाएंगे। अगर आप छोटे पैराग्राफ बनाएंगे तो आप ज्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अगर आप बहुत बड़ा पैराग्राफ बनाएंगे तो पैराग्राफ का रूल होता है एक पैराग्राफ मतलब 1 पॉइंट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कॉवर्डली पेपर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे स्पेक्टेटर क्लब, मैंने वहां पे आपको बताया था कि देयर आर 6 कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिला के 8 पैराग्राफ हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा। तो आप एक पैराग्राफ में 2 कैरेक्टर्स को पैरेलल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है जब आप अपने आंसर को बैलेंस्ड वे में लिखें। चलिए देखते हैं ओट। ओट के लिए मैंने आपको बताया लिटरेरी टर्म्स, एमएच अब्राहम से आप ओट पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ओट काफी इंपॉर्टेंट है, और टर्म्स में एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एन ओड इज अ लिरिकल पोएम ऑफ एलिवेटेड टोन
कई बार ओड की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, व्हाट इज एन ओड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओड, डिफरेंशिएट बिटवीन ओड एंड लिरिक। ठीक है, तो आपको दोनों को समझना है। ओड क्या होती है, ये एक लिरिकल पोएम होती है, एलिवेटेड टून होती है इसमें, एंड इट इज रिटन टू प्रेज, सेलिब्रेट और रेफ्लेक्ट डीपली ऑन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए पहली शुरुआत की जो शुरू की 2-3 लाइन है, जो डेफिनेशन बेस्ड लाइन है, वो आप सबको एकदम याद करनी है। ओड क्यों लिखी जाती है, पहली बात तो ये एक लिरिकल पोएम होती है, इसकी टोन एलिवेटेड होती है। दूसरी बात, इसको लिखा जाता है प्रेज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, या रेफ्लेक्ट करती है ये पोएम डीपली किस पे, पर्सन पे, ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर आइडिया पे या अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो इन सभी से एक एक पोएम आप याद कर लेंगे, ओड याद कर लेंगे पर्सन पे, एक आप ऑब्जेक्ट के ऊपर याद कर लेंगे जैसे ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, आइडिया, आइडिया पे आप याद कर लेंगे, और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, चारों पे आप एक एक ओड का नाम याद कर लेंगे एम एच अब्राहम से, तो आपको एग्जाम्पल ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम ओरिजिन की बात करें, सो ओरिजिनेटिंग इन एंशियंट ग्रीक लिटरेचर, ओड्स वर ओरिजिनली मीन टू बी संग, ऑफन अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड डांस। तो जैसे बैलेड भी आपने देखा था, ठीक है, बैलेड का भी जो मेन जो ओरिजिन होती है वो सिंग के लिए ही होती है, दिस रेसिटेशन। ठीक है, तो ओड भी सिंग करने के लिए लिखी गई थी, ऑफन अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड डांस। सेम एज लिरिक भी, लिरिक भी आप देखते हैं, हालांकि इसमें सब्जेक्टिव इमोशन आपको देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल इमोशन देखने को मिलेगा, लेकिन लिरिक जो कि लायर वर्ड से आपको देखने को मिलता है, लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी मेन जो ओरिजिन था, जो लिखा गया था, वो सिंग करने के लिए था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फीचर्स की। तो पहला जो फीचर है वो है इसकी फॉर्मल एंड डिग्निफाइड स्टाइल। ओड की लैंग्वेज, ओड की स्टाइल ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया, प्लीज चेक कीजिए। इट्स फॉर्मल एंड डिग्निफाइड स्टाइल एंड लैंग्वेज ओड की काफी रिच होती है, सिंपल लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, रिच डेकोरेटिव लैंग्वेज देखने को मिलेगी, इमेजिनेटिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज देखने को मिलेगी, एमिंग टू कन्वे इंटेंस इमोशन एंड थॉटफुल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द लैंग्वेज इज रिच, इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव, एमिंग टू कन्वे इंटेंस इमोशन एंड थॉटफुल रिफ्लेक्शन, अनलाइक सिंपल लिरिक्स। तो देखिए लिरिक में जो लैंग्वेज आपको मिलेगी वो सिंपल मिलेगी। तो लिरिक में आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। लिरिक में भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट आज की क्लास में नहीं। तो लिरिक की सिंपल लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और ओड में आपको इमोशन विद इंटेलेक्चुअल डेप्थ देखने को मिलेगा, राइट। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल सब्जेक्ट और एड्रेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसमें हमेशा एक सेंट्रल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा या एड्रेसी। ठीक है, जैसे ओड टू ऑटम, एंड एक पोएम, एक और थी ऑन अनफॉर्चुनेट लेडी, कुछ ऐसे करके भी थी। ठीक है, आपको याद होगी वो, ड्राइडन ने भी लिखी है ओड। तो आपको थोड़ा सा नाम याद रखने हैं वेरिएशन के साथ। तो ओड में हमेशा पोएट किसी को भी डायरेक्टली एड्रेस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। द पोएट डायरेक्टली एड्रेस समथिंग, ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी नेचुरल ऑब्जेक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं ओड टू नाइटिंगेल, पोयम का नाम हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कोई टेक्स्ट मिलता है नॉवेल या ड्रामा, तो अब आप अंडरलाइन करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई पोयम मिल रही है तब आप उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। So John Keats edited the Nightingale as a symbol of immortality and artistic transcendence. तो ये आपको याद रखना है, इसमें हमेशा ग्लोरीफाई किया जाता है ओड में। ठीक है, प्रेज किया जाता है। नेक्स्ट इज ओड इज नोन फॉर देयर लिरिकल इंटेंसिटी एंड मेडिटेशन। तो लिरिकल इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी ओड में, मेडिटेटिव टोन में लिखी जाती है। दे डू नॉट मेयरली डिस्क्राइब, केवल डिस्क्रिप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा, सॉरी, बट एक्सप्लोर डीपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि लाइफ, डेथ, ब्यूटी एंड ट्रुथ। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ठीक है, हार्ड मेलोडीज और स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर।
ये इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। लाइफ, डेथ, ब्यूटी एंड ट्रूथ, इस तरह के आपको फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न में कीट्स रेफ्लेक्ट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी, कंक्लूडिंग विद द फेमस आइडिया ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो ये आप देखिए फिलोसॉफिकल आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी ओड में। किसी भी पोयम में, अदर पोयम में आपको देखने को नहीं मिलती है। लिरिक में, सोनेट में आपको फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चरली ओड आप जानते हैं वैरी करती है। ट्रेडिशनल ग्रीक ओड्स फॉलोड अ स्ट्रिक्ट पैटर्न, लेकिन इंग्लिश ओड अक्सर आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन इंग्लिश ओड, बट ट्रेडिशनल ओड्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। बट इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश ओड्स में भी आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस, हार्मनी एंड म्यूजिकलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस वाज फिफ्थ पॉइंट। Fourth point. Fifth point is use of imagery and symbolism. So in ode you will find imagery and symbolism, and poets of employ vivid images to elevate the subject and create a lasting impression. ठीक है, अक्सर आपको इमेजरी और सिंबोलिज्म देखने को मिलेगी। अभी आपने पढ़ा सिंबोलिज्म क्या होता है, ये हमेशा एलिवेट करता है, इनहेंस करता है। ठीक है, पोएम की रिचनेस को इनहेंस करता है। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म और इमेजरी देखने को मिलेगा। In conclusion, the ode is a sophisticated poetic form that blends emotional expression with intellectual inquiry. It is a sophisticated poetic form, and through its elevated style and reflective nature, it allows poets to explore profound themes while celebrating the beauty of the world. तो यहाँ पे आपको elevated style देखने को मिलती है एंड रेफ्लेक्टिव नेचर भी देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से पोएट एक्सप्लोर कर पाते हैं प्रोफाउंड थीम, डीपर थीम्स को, while he celebrates the beauty of the world. So is this clear to all of you? Will you be able to write answers on ode properly now? We will talk about the different types of ode also, right? देखिए, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं लिखना है। कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं, 2 से 3 आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। आपने बहुत सारे पोएम ऑलरेडी पढ़े हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो जब भी आप पढ़ें, ऑलरेडी हमने बहुत सारी पोएम्स डिस्कस करी हैं, आपके सिलेबस में जो है आप उसी से कोरिलेट करिए। और क्योंकि आपको वेरिएशन देनी होगी एग्जाम्पल्स में, तो आपने जो भी लिटरेचर में पढ़े हैं एग्जाम्पल, उसे आप कोरिलेट करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओड्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क थ्रू द चैट बॉक्स। सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ ओड्स विद एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं। तो ओड्स को आप मेजरली 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पिंडारिक, सेकेंड इज हेरोडिशन एंड थर्ड इज इरेगुलर ओड, जिसे हम इंग्लिश ओड भी कहते हैं। इनके वेरिएशन इसलिए हुए, इनके क्लासिफिकेशन इसलिए हुए बिकॉज हर किसी की अपनी एक डिस्टिंक्ट फीचर है और हर किसी की डिस्टिंक्ट स्टाइल्स है। एज यू ऑल नो द पिंडारी कोड, इसका नाम किस पे पड़ा? ग्रीक पोएट पिंडार पे। ओड से आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपका पीजीटी का एग्जाम है, तो पढ़ के जाएंगे। और स्पेशली पिंडारी कोड से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो पिंडारी कोड में आपको फॉर्मल और एलैबोरेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड पिंडारी कोड में 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड एपोड। ओके, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट एंड बिल्कुल स्टिल वाली कंडीशन होती है लास्ट में। तो ये एक स्पेसिफिक मेट्रिकल पैटर्न को आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट करता है। इसमें आपको एक पार्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड ये जो ओड होती है ये ग्रैंड होती है, सेरेमोनियल होती है। तो शुरुआत में जो ओड लिखी गई थी, सो इट वाज रिटन फॉर अ सेरेमनी टू सेलिब्रेट समवन। ठीक है, पब्लिक इवेंट्स एंड हीरोइक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती थी। तो आपको ये याद रखना है। यू कैन ऐड द एग्जाम्पल ऑफ अलेक्जेंडर्स फीस्ट। अलेक्जेंडर फीस्ट इज अ
एग्जाम्पल और इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक स्टाइल। ठीक है, इसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल आपको याद आए तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Horatian ode. As you can see the name, Horatian ode named after Horace is more calm. Horatian satire भी आपको याद रखना है। Horatian satire भी जब भी बात करेंगे हमेशा ही काम satire होती है। ठीक है, जुवेनाइल थोड़ी सी आपको एक डायरेक्ट सटायर मिलेगी, उसमें आपको एक अटैकिंग मोड में देखने को मिलेगा। बट होरेशियन सटायर और होरेशियन ओड दोनों ही काम होती हैं, रेफ्लेक्टिव एंड पर्सनल। तो ये आपको की टर्म्स याद करने, यही आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, Pindaric ode is formal and elaborate. Horatian ode is reflective, calm and personal. एंड यहाँ पे आपको रेगुलर स्टैंजा पैटर्न देखने को मिलेगा एंड अ कन्वर्सेशनल टोन। These odes focus on philosophical reflection and simple pleasures of life. जैसे कि आपको बहुत सारी कीट्स की ओड जो देखने को मिलेगी, जैसे ओड टू ऑटम या और भी कुछ ओड्स आपको होरेशियन ओड के एग्जाम्पल में मिल सकती हैं। वेयर द ओड्स सेलिब्रेट नेचर विथ क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन। ओके, तो आप कोरिलेट करेंगे। थर्ड इज इरेगुलर टाइप। यहां से टाइप से भी बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू में बने हैं। इज स्क्रीन विजिबल और नॉट, बिकॉज आई हैव शेयर द स्क्रीन। ओके महीन, यू कैन ज्वाइन अगेन। सो थर्ड इज इरेगुलर टाइप। इरेगुलर में आप देखिए, इरेगुलर में सीधा आपको याद रखना है। इरेगुलर का नाम इसीलिए है क्योंकि कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इट अलाउज पोएट्स ग्रेटर फ्रीडम इन फॉर्म एंड एक्सप्रेशन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड, इंटीमेशन ओड, बेस्ट एग्जाम्पल है इरेगुलर ओड का। ठीक है, अब्राहम काउले ने स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है, irregular ode. And this type blends emotional intensity with philosophical depth without adhering to a strict pattern. आपको यहाँ पे भी philosophical depth देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे कोई strict पैटर्न नहीं फॉलो किया गया है। ठीक है, so despite structural difference you can see that all types of odes share common features. common features आपको याद रखने हैं। पहला है एलिवेटेड स्टाइल। ओड मतलब एलिवेटेड स्टाइल, एलिवेटेड लैंग्वेज, लिरिकल क्वालिटी एंड अ फोकस ऑन सेंट्रल थीम। ये आपको याद रखने हैं। दे एम टू इंस्पायर, रेफ्लेक्ट और सेलिब्रेट। तो एम ओड का फोकस, ओड का मेन जो एम होता है वो क्या होता है? टू इंस्पायर, टू रेफ्लेक्ट और टू सेलिब्रेट। In conclusion, the classification of odes highlight the versatility of the form. तो आपको versatile form देखने को मिलेगा, whether grand and ceremonial, calm and reflective, or freely expressive. Ode remains a powerful medium for poetic exploration. तो grand and ceremonial क्या होती हैं? Pindaric ode. Calm and reflective होती है Horatian ode. Freely expressive होती है literary, we can talk about irregular ode. ठीक है, बट स्टिल ओड एक पावरफुल मीडियम है पोएटिक एक्सप्लोरेशन का। सो आई होप दिस इज क्लियर। यस, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सोनेट। ओके, व्हाट इज सोनेट? डिस्कस इज मेन फीचर्स विद एग्जांपल्स। देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, अगर टर्म से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन मिले आपको इन्हीं पॉइंट्स को ही ऐड करना है। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं है जो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा आप लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे बाय एमएच अब्राम्स, वहां से आपको कुछ कीवर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ की एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो और रिच हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज अ 14 लाइन लिरिकल पोएम। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो आप में से कुछ लोग गलती भी करते हैं, यहाँ पे कई बार 14 इस तरह से लिख दिया जाता है। तो देखिए कभी भी आप इंग्लिश में डिजिट का यूज नहीं करेंगे, और 14 लाइन यहाँ पे डैश किया गया है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम आपको जब ग्रामर पे क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे ये हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंक्चुएशन का हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइफन आपको यूज करना है। रिटन इन अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर। तो हमेशा याद रखना है सोनेट 14 लाइन्स की होती है, एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है, मीटर होता है, traditionally expressing intense personal emotion.
सोनेट में आपको पर्सनल इमोशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि लव, टाइम, ब्यूटी एंड मॉर्टैलिटी। तो ये थीम्स आपको याद रखनी है। आप किसी भी सोनेट को देख लें, आपको इन्हीं मेजर थीम्स को आप देखेंगे। Now we will talk about origin. So originating in Italian, the sonnet form was परफेक्टेड बाय पेट्रार्क। इसीलिए आपको इटालियन सोनेट भी कई बार देखने को मिलती है। पेट्रार्कन सोनेट की जगह अगर आपको इटालियन सोनेट मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पेट्रार्कन सोनेट की बात हो रही है। बट इट वॉज लेटर एडॉप्टेड इनटू इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि पहले इटली में यूज हो रही थी, तो ये इटालियन सोनेट की पेट्रार्क ने शुरू किया था। बट बाद में इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा इसे यूज किया जाने लगा, इसलिए इंग्लिश सोनेट भी आ जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसका फिक्स स्ट्रक्चर। सोनेट भी आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो फीचर है वो है 14 लाइंस। 14 लाइंस का स्ट्रक्चर है। आयम्बिक पेंटामीटर में आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत में जब पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं तो ऑक्टेव और सेस्टेट था। ठीक है, लेकिन बाद में जब शेक्सपियरियन सोनेट आ जाती है तो आपको क्वार्ट्रेन और कपलेट मिलता है। तो यही मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में दोनों सोनेट में। जब भी आपसे क्वेश्चन बने तो आपको उसको लिखना होगा। एंड आयम्बिक पेंटामीटर और पार्टिकुलर लाइंस जो इसमें एकदम फिक्स्ड है, उसके कारण यहाँ पे रिदमिक और म्यूजिकल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज राइम स्कीम। तो राइम स्कीम आप जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी शेक्सपियरियन सोनेट में है। और बाद की जो कुछ सोनेट्स है उसमें आपको कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो कई बार आपसे शेक्सपियरियन सोनेट का ही स्कीम पूछा जाता है, या आपसे पेट्रार्कन सोनेट को पूछा जाता है तो ए बी ए सी डी सी या सी डी ई आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा पेट्रार्कन सोनेट में। तो दोनों आपको याद रखनी है। तो राइम स्कीम वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सोनेट। तो मैंने दोनों की आपको दोनों टाइप की आपको राइम स्कीम बताई है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है वोल्टा। वोल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोल्टा का मतलब होता है शिफ्ट हो गया, मूड में शिफ्ट होता है तब वोल्टा आता है। ठीक है, पहले राइटर डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। जैसे आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे प्रॉब्लम दिखती है, लेटर लास्ट में आप देखते हैं वोल्टा। वोल्टा के आते ही चेंज हो जाता है टोन में। वोल्टा इंपॉर्टेंट है। अ शिफ्ट इन थॉट, आर्ग्यूमेंट और इमोशन, and this typically occurs between the octave and sestet in Italian sonnet और before the final couplet in English sonnet। कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा गया कि वोल्टा कहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेस्टेट के पहले इटालियन सोनेट में, कपलेट के पहले इंग्लिश सोनेट में, क्योंकि सेस्टेट में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, कपलेट में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। दिस वोल्टा एड्स डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द पोएम। ओके, नेक्स्ट इज थीमेटिक रिचनेस। तो आपको सोनेट में थीमेटिक रिचनेस देखने को मिलेगी। While early sonnets focus on unrequited love मतलब unfulfilled love, लेकिन जो लेटर पोएट्स थे उन्होंने एक्सप्लोर किया टाइम, डेथ, ब्यूटी, आर्ट, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। तो शेक्सपियर में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी। इन्होंने 154 सॉनेट्स में लिखी है। 152 डेडिकेटेड टू फेयर लेडी एंड द यूथ, उनके जो फ्रेंड हैं। ठीक है, 126 एंड 26 का आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, और 2 क्यूपिड गॉड को। तो ये आपको याद रखना है कि किसे किसे कितनी कितनी डेडिकेट की है। तो सोनेट 18 बहुत ज्यादा अच्छी सोनेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनेट है। शैल आई कंपेयर टू शैल आई कंपेयर डी टू अ समर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर ही टॉक्स अबाउट इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी थ्रू पोएट्री, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर समर, ये वाली भी काफी इंपॉर्टेंट सोनेट है। ठीक है, सिंस ब्रास नॉर स्टोन ये आपने पढ़ी होगी पहले। तो सोनेट 18 में आपको इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत सारे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेटाफर, सिमिली, इमेजरी, which enhances emotional intensity and meaning। ओके, ये आपको याद रखना है फिगरेटिव लैंग्वेज। द सोनेट फॉर्म डिमांड्स प्रिसीजन एंड डिसिप्लिन। प्रिसाइज होती है, ऐसा नहीं है कि सोनेट 14 लाइंस की जगह आप 40 लाइंस के लिख दें या 20 लाइंस के लिख दें। नो, कोई भी सोनेट है मतलब कि 14 लाइंस का पैटर्न होता है। डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। द पोएट मस्ट एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडिया विद इन अ लिमिटेड स्ट्रक्चर। तो आपने जैसे देखा शेक्सपियर ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को दिखाया है, एंड
वर्ड्सवर्थ की पेट्रार्कन सोनेट आप देखते हैं, देन यू सी द सोनेट ऑफ जॉन जॉन मिल्टन, वहां पे भी आपको कॉम्प्लेक्स आइडिया देखने को मिलेगा. सो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट्स. ठीक है. तो आर्टिस्टिक एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ पोइट्री देखने को मिलता है सोनेट में बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसाइज फॉर्म एंड डिसिप्लिन. So, in conclusion, sonnet is a compact yet powerful poetic form that combines structure, rhythm, and emotion. और इसकी जो enduring appeal है, it lies in its ability to convey deep feeling and philosophical idea within a concise framework. तो देखिए आप देखते हैं, हालांकि concise framework होता है, but still इसमें writer is able to convey deeper emotions, deeper feelings, and philosophical ideas. ठीक है. सो इसी के कारण सोनेट काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग बनता है एलिजाबेथन एज में. और बहुत ज्यादा हम कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स आप देखते हैं सोनेट में. तो आपको ऐड करने एग्जाम्पल्स भी आपको ऐड करने होंगे, कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप ऐड करेंगे. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. एक क्वेश्चन मैंने फीचर्स पे ऐड किया, एक क्वेश्चन मैंने टाइप्स पे ऐड किया है. तो चलिए देखते हैं. पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट के बीच डिस्टिंग्विश कीजिए. As you know, on the basis of origin, the sonnet has different forms. जिसमें कि आपको दो prominent form मिलेंगे. One is Petrarchan and one is English. शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि शेक्सपियरियन ने बहुत ज्यादा लिखी है सोनेट्स. तो पेट्रार्कन सोनेट, द पेट्रार्कन सोनेट डेवलप्ड बाय पेट्रार्क इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ऑक्टेव, ऑक्टेव 8 लाइंस का होगा, सेस्टेट 6 लाइंस का. आपको इसी तरह लिखना है, 8 6 ये नहीं लिखना है आपको, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे. ओके. अभी कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि क्या इसमें लीनियंट चेकिंग होगी या अभी पीसीएस जैसे चेकिंग होगी, पीसीएस की जैसे कॉपी चेकिंग होती है. तो देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो लीनियंट मार्किंग तो नहीं होगी. लीनियंट मार्किंग होती ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में. जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आपकी हर एक गलती पे मार्क्स काटे जाते हैं क्योंकि पर्पस यही है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन. तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपको गलतियां अवॉइड करनी है. ठीक है. जितनी आप गलती अभी 15 डेज में आप कवर कर लें उसे ना करें, दैट इज बेटर, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है. तो अब आप बहुत ज्यादा केयर फ्री होके नहीं पढ़ाई करेंगे, ना ही केयर फ्री होके टेस्ट देंगे. टिपिकल राइम स्कीम आपको देखने को मिलती है ए बी बी ए बी ए ऑक्टेव की. इसे अब्बा अब्बा करके भी लोग याद करते हैं. ठीक है. जबकि आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी सेस्टेट में. तो आपको ये याद रखनी है कि कपलेट सॉरी ऑक्टेव में तो आपको राइम स्कीम में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी, बट सेस्टेट पार्ट में आपको देखने को मिलती है. तो सेस्टेट पार्ट में सीडीई या सीडीसी देखने को मिलता है. द ऑक्टेव यूजुअली प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन while the sestet provides a resolution और reflection. ठीक है. ऑक्टेव में आपको प्रॉब्लम मिलेगी या सिचुएशन मिलेगी, जबकि सेस्टेट में आपको रिफ्लेक्शन या रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा. वोल्टा आता है इन्हीं दोनों सेक्शन के बीच, तो आपको देखने को मिलेगा सेस्टेट से पहले. ठीक है. वोल्टा मतलब शिफ्ट, सडन शिफ्ट. इन कॉन्ट्रेस्ट द शेक्सपियरियन सोनेट दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. यहाँ पे आपको 3 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलेंगे. क्वाड्रेंट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है. एंड अ फाइनल कपलेट. कपलेट मतलब 2 लाइन, दोहा बोलते हैं इसे हिंदी में. ठीक है. क्वार्ट्रेन मतलब चौपाई, 4 लाइन की क्वार्ट्रेन हो जाएगा. तो शेक्सपियर में आपको ए बी सी डी ई एफ जी जी ये आपको देखिए एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलेगा. लेकिन जो आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड है एलटी ग्रेड मेंस में जो प्रेस्क्राइब्ड है वहां पे आपको एक सोनेट पे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है. ठीक है. तो वो एक आध आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, बट मैक्सिमम आपको जितनी भी सोनेट देखने को मिलेगी उसमें यही आपको पैटर्न देखने को मिलता है. ठीक है. ईच क्वाड्रेंट डेवलप्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द थीम. हर क्वाड्रेंट में आपको अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं एक पार्टिकुलर थीम के, जबकि फाइनल कॉपलेट आपको एक कंक्लूजन या स्ट्राइकिंग ट्विस्ट दिखाता है. और वोल्टा फाइनल कॉपलेट के पहले आता है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. वोल्टा ऑफन अपीयर्स बिफोर, हम कह सकते हैं बिफोर द फाइनल कपलेट. ठीक है. अनदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्टाइल और थीम में. यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, कोई डाउट है? यू कैन आस्क इन बिटवीन, आप प्लीज बताइएगा. ओके. सो अनदर डिफरेंस इज इन स्टाइल एंड थीम. तो पेट्रार्कन सोनेट आपको आइडियलिस्टिक देखने को मिलेगी, फोकस ऑन अनअटेनेबल लव.
पेट्रार्क की लेडी लव का क्या नाम था, कोई किसी को याद है तो बता सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी जो भी सोनेट लिखी है वो कई बार अपनी लेडी लव के लिए ही लिखी है। अनअटेन्ड लव थीम देखने को मिलती है, आइडलिस्टिक होता है, ऑफन पोर्ट्रेइंग द बिलीवेड एज परफेक्ट एंड डिस्टेंट। ठीक है। जबकि हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें, शेक्सपियरियन सोनेट्स ऑन द अदर हैंड आर मोर वैरिड एंड रियलिस्टिक। तो आपको शेक्सपियरियन सोनेट में वेरिएशन देखने को मिलेगी। देखिए, डेथ, लव, ठीक है, एंड इमॉर्टैलिटी, ये आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिलेगी शेक्सपियरियन सॉनेट में। केवल वो लव की बात नहीं करते, केवल वो ब्यूटी की बात नहीं करते, केवल वो इमॉर्टैलिटी की बात नहीं करते, आपको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेगी और कई बार रियलिस्टिक भी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि टाइम, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। टाइम, डिके, ब्यूटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी शेक्सपियर में। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में पेट्रार्कन सोनेट सोनेट रिजिड है, यूनिफाइड है, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट में आपको प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज देखने को मिलता है। तो शेक्सपियरियन सोनेट इतना ज्यादा रिजिड नहीं है। ओके, बट डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस बोथ फॉर्म्स शेयर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ सोनेट। दोनों सोनेट में आपको कुछ इसेंशियल फीचर्स मिलेंगे। 14 लाइन्स, आयम्बिक पेंटामीटर, फोकस ऑन इंटेंस इमोशन। तो आयम्बिक पेंटामीटर आपको हमेशा याद रखना है, सोनेट में आपको आयम्बिक पेंटामीटर मिलेगा, 14 लाइन्स मिलेगी एंड इंटेंस इमोशन मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। शेक्सपियर में एक सोनेट, सोनेट नंबर 116, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सोनेट है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, जिसमें लव की थीम में आप लिख सकते हैं, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क्स, लव इज नॉट टाइम फूल। ये कुछ लाइंस हैं, तो आप इस सोनेट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो सोनेट पे मैं भी आपको अगेन यही सजेशन दूंगी कि शेक्सपियर की आप 3 से 4 सोनेट, ऑलरेडी आपके सोनेट प्रेस्क्राइब भी है, तो 2 सोनेट तो आप वहीं से ले सकते हैं आपके सिलेबस से। और 116 मैंने सोनेट नंबर बताई, 118 बहुत अच्छी सोनेट है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पेट्रार्क की 1-2 सोनेट आप लिख सकते हैं। So, in conclusion, the Petrarchan and Shakespeare sonnet represent two distinct approaches to the same poetic form, each contributing uniquely to its richness and versatility. तो दोनों ही सॉनेट्स में आपको अलग अलग अप्रोचेस मिलेंगे, सेम ही पोएटिक फॉर्म के, लेकिन दोनों ही तरह की सॉनेट रिचनेस और वर्सैलिटी अपने में इनकॉर्पोरेट करती हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। यस यस, लॉरा पेट्रार्क की लेडी लव होती हैं, बिलवेड होती हैं। ओके, क्या ये आपको क्लियर है? ओके, सो देयर आर 2 more लिटरेरी फॉर्म्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। वन इज ब्लैंक वर्स एंड अनदर इज एपिक। मॉक एपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी फिर। ब्लैंक वर्स, व्हाट इज ब्लैंक वर्स, डिस्कस इट्स फीचर्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, सो ब्लैंक वर्स सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्म है, स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर। आपको ज्यादातर आयमिक पेंटामीटर देखने को मिलेगा एंड ब्लैंक वर्स, क्योंकि ब्लैंक वर्स में जो राइटर का जो थॉट है वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस वे में एक्सप्रेस होता है, राइट। लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म में बन जाते हैं राइटर, तो आपको एक फिक्स्ड पैटर्न जब दिखता है तो स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ब्लैंक वर्स। कई बार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, तीनों के आपको डेफिनेशन याद रखते हैं। ब्लैंक वर्स इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड आपको याद रखना है, ठीक है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। जब राइम्ड होगा, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होगा तो क्या हो जाएगा, हीरोइक कपलेट। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज इंग्लिश फॉर्म इज इंग्लिश लिटरेचर। स्पेशली आपको ब्रिटिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा ब्लैंक वर्स देखने को मिलेगा। एंड इट इज सूटेड फॉर सीरियस थीम्स जैसे कि ड्रामा, एपिक, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। तो ड्रामा में भी आपको बहुत ज्यादा ब्लैंक वर्स देखने को मिला है, एपिक में भी देखने को मिला है। एपिक में पैराडाइज लॉस्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोएट्री में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं फीचर्स की। द वेरी फर्स्ट फीचर्स जिसकी आप बात करेंगे वो है मीटर। मीटर इसका, ठीक है, मीटर इसका क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। जो डिफाइनिंग फीचर है,
इसमें 5 आयमिक फीट होते हैं। मीटर से हम एक क्वेश्चन एक क्लास लेंगे, ठीक है, मीटर पे, क्योंकि मीटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी। जब आप पीजीटी का एग्जाम देंगे वहां पे भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो 5 iambic feet and in unstressed syllables follows by a stressed syllable. This is 5 iambic, this is iambic feet. iamb क्या होता है? Unstressed, stress. This is iamb. तो ये एक नेचुरल रिदम क्रिएट करता है दैट क्लोजली रिजेंबल्स एवरीडे स्पीच एंड इट मेक्स इट बोथ म्यूजिकल एंड एक्सप्रेसिव। आयम्बिक इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारे नेचुरल जो कन्वर्सेशन है उसके रिदम को दिखाता है, एवरीडे स्पीच को, और म्यूजिकल और एक्सप्रेसिव भी हो जाती है पोयम। नेक्स्ट फीचर है एब्सेंस ऑफ राइम। एब्सेंस ऑफ राइम, तो अनलाइक राइम्ड पोएट्री, ब्लैंक वर्ड्स में आपको कोई भी एंड राइम नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड राइम मतलब क्या होता है? लास्ट में दोनों लाइन राइम कर रही है, दिस इज एंड राइम। तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगी, जिसके कारण राइटर को ग्रेटर फ्रीडम मिलती है, वैरायटी मिलती है, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए बहुत सारे थीम्स को, वो नेचुरल फ्लो में एक्सप्रेस कर पाए। एंड इसी की वजह से ये जो पोइटिक फॉर्म है ये पार्टिकुलरली इफेक्टिव है लॉन्ग नैरेटिव के लिए, ड्रामेटिक वर्क्स के लिए। तो अब आप मुझे बताएं कि कोई प्ले के नाम बताएं जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, बताइए। ब्लैंक वर्ड्स इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेचुरल फ्लो। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, ब्लैंक वर्ड्स इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, नेचुरल फ्लो देखने को मिलेगा। और पोएट ने अक्सर टेक्निक ऐसी यूज की है जिसमें इंजैममेंट आपको देखने को मिलेगी, एंड सेजरा, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। इंजैममेंट एंड सेजरा दोनों से आपको एमसीक्यू फॉर्म में जो भी आप एग्जाम्स देते हैं वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। इंजैममेंट क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस बियॉन्ड अ लाइन। सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मीनिंग खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, सेंटेंस कैरी ओवर हो रहा है, सेंटेंस कैरी ओवर हो रहा है, दूसरे सेंटेंस तक आपको मीनिंग सपोज दैट मिलती है। तो ये सैजुरा का ये इंजैममेंट का एग्जाम्पल है, जब मीनिंग कैरी ओवर हो जाती है नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। और सेजरा क्या होती है? आप पॉज विद इन अ लाइन, तो ये आपको अक्सर एक लाइन के अंदर ही पॉज मिलता है, दैट इज सेजरा। तो ये क्या करता है? वेरिएशन और एम्फेसिस क्रिएट करता है। इंजैममेंट एंड सेजरा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड both prevents monotony and enhances the expressive power of the words, ठीक है। मोनोटोनी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और एक्सप्रेसिवनेस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। यहां से देखिए एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एमसीक्यू फॉर्म में, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अर्ल ऑफ सरे, जिन्हें हेनरी हॉवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ही इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। इन्होंने वर्जिल की एनीट का ट्रांसलेशन किया था, तो जो ट्रांसलेटेड वर्क था उसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैंक वर्ड्स को। ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलत भी कर देते हैं, मतलब आते हुए आंसर्स गलत होते हैं इस क्वेश्चन में। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स? हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इन द ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ वर्जिल्स एनीट। ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहां से हम एक और ऐड करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रामा। ब्लैंक वर्ड्स में फर्स्ट ड्रामा कौन सा है? तो गॉर्बडक है। इट वॉज रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, हु पॉपुलराइज ब्लैंक वर्ड्स? किसने इंट्रोड्यूस किया और किसने पॉपुलराइज किया, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने पॉपुलराइज किया है ब्लैंक वर्ड्स को, इसलिए बहुत बार बोला जाता है मार्लोज माइटी लाइन्स, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट में ऐड किए हैं, आपको याद रखने हैं। इट इज स्पेशली प्रोमिनेंट इन ड्रामेटिक एंड एपिक पोएट्री। तो ये आपको याद रखना है, ड्रामा और एपिक पोएट्री में इसको काफी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज किया अपने प्लेज में, एंड ही कन्वेड कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड ड्रामेटिक टेंशंस, ठीक है। तो शेक्सपियर के आपको प्लेज याद रखने हैं। यस, ऑल फॉर लव में भी आपको ब्लैंक वर्ड्स देखने को मिलेगा, यस वेरी राइट। रेस्टोरेंट ट्रेजेडी है, लेकिन ऑल फॉर लव में आपको ब्लैंक वर्ड्स देखने को मिलेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सिमिलरली जॉन मिल्टन ने भी ब्लैंक वर्स को पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया है टू अचीव ग्रैंडर एंड सिंप्लिसिटी, सब्लिमिटी, सॉरी, ग्रैंडर एंड सब्लिमिटी। तो पैराडाइज लॉस्ट का नाम आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेटेड येट नेचुरल स्टाइल। तो आपको ब्लैंक वर्स में हमेशा एलिवेटेड स्टाइल मिलेगी बट नेचुरल टोन मिलेगी। अभी हमने देखा कि हमारे डेली जो डेली कन्वर्सेशन है उसकी फ्लो को दिखाता है। So blank verse combine the dignity of formal poetry within the ease of a spoken language, and that's why it becomes suitable for both high and intimate themes. ठीक है, हाई एंड इंटीमेट थीम्स या कॉम्प्लेक्स थीम्स को भी ये बहुत ही नेचुरल फ्लो में एक्सप्रेस कर देता है। सो दीज आर 5 पॉइंट्स जो आपको लिखने होंगे आंसर में। इन कंक्लूजन, ब्लैंक वर्स इज अ वर्सेटाइल एंड पावरफुल पोएटिक फॉर्म, and its combination of structure and freedom enables poets to express complex ideas with clarity and depth। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर और फ्रीडम, दोनों प्रॉपर स्ट्रक्चर है, पार्टिकुलर फ्रीडम है राइटर को, जिसके कारण पोएट एक्सप्रेस कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी विद क्लैरिटी एंड डेप्थ, जिसके कारण ये इंग्लिश पोएट्री में सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ब्लैंक वर्स बिकम पॉपुलर इन इंग्लिश ड्रामा। तो इसे मैंने आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किया है, इसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसे आप खुद से रीड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एवरीडे कन्वर्सेशन को ये मिरर करता है, एब्सेंस ऑफ राइम है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है राइटर को, नेचुरल फ्लो में वो लिख सकते हैं, तो इसलिए ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको डिफरेंट या वैरीड इमोशंस देखने को मिलेंगे एंड फिलोसॉफिकल आपको डेल भी देखने को मिलेगा, फिलोसॉफिकल डेप्थ भी देखने को मिलेगी। ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन में शिफ्ट हो सकता है, इंजैममेंट है, सैजरा है, तो ये काफी इन्हांस करता है क्वालिटी को। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ग्रैंड्योर एंड सब्लिमिटी भी मिलती है ब्लैंक वर्स में, इसके कारण पैराडाइज लॉस्ट में यूज होता है, क्रिस्टोफर मॉर्लो ने यूज किया है। सो ये सभी पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे, इसको आप खुद से रीड करेंगे, ठीक है। कंपेयर ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स, तो ये भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐड किया क्योंकि फ्री वर्स तो अभी आपके सिलेबस में मिला नहीं है मुझे, बट इसे भी हम करेंगे। तो आज की क्लास में फ्री वर्ड्स हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पढ़ना है, यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए भी ऐड किया क्योंकि कई बार आपसे एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पे फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स पे डिफरेंस काफी ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है या लास्ट लिटरेरी फॉर्म है एपिक, ठीक है। व्हाट इज एन एपिक, डिस्कस इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक विद सुटेबल एग्जांपल्स। एपिक क्या है? So, an epic is a long narrative poem that deals with the heroic deeds of a great figure and reflects the cultural, moral and social values of a civilization. Definition है, आपको याद रखनी है। पहला तो आपको ये याद रखनी, नैरेटिव पोएम है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, ये एक ग्रेट फिगर के, किसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के हीरोइक डीड्स को डील करता है। थर्ड पॉइंट है, कल्चरल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन अभी लास्ट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था, इन द एलिजाबेथन एज विच लिटरेरी फॉर्म वाज कंसीडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो काफी लोगों ने इसको गलत भी किया, उसमें एपिक दिया था तो एपिक ही उसका आंसर था, ठीक है। रेनेसा, क्योंकि रेनेसा की भी अगर हम बात करें तो रेनेसा भी आपको पता है कि एलिजाबेथन एज तक ही रेनेसा सीमित नहीं था, ठीक है। रेनेसा 1660 तक था। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय सोनेट हालांकि एलिजाबेथन एज में बहुत ज्यादा फेमस था, पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग था, बट ओवरऑल हम रेनेसा की बात करें तो एपिक इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री बिकॉज ऑफ इट्स ग्रैंड्योर इन थीम, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो पहला जो फीचर है वो है हीरोइक प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। हीरोइक प्रोटोगोनिस्ट, तो हीरोइक प्रोटोगोनिस्ट कैसा होगा? ही इज अ फिगर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, करेज एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति को एपिक का हीरो बना देंगे, जैसे कि आप ट्रेडिशनल एपिक में देखें या क्लासिकल एपिक में देखें, ओडिसी, इलियड, ये दो एपिक आप हमेशा क्लासिकल एपिक्स में ऐड करेंगे। तो एक्लीज इन इलियड एंड ओडिसस इन ओडिसी, ठीक है, ये दोनों ही हीरोइक प्रोटोगोनिस्ट हैं, ठीक है।
होमर ने लिखे हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों ही एपिक में, ये दोनों हीरोइक क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हीरोइक क्वालिटीज क्या है? ब्रेवरी, लीडरशिप एंड एंड्योरेंस। ब्रेवरी, लीडरशिप एंड एंड्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है वास्ट सेटिंग। अनदर की कैरेक्टरिस्टिक इज वास्ट सेटिंग। देखिए मैंने आपको आपके पहले के जो आंसर दिए थे वो मैंने हेडिंग वाइज दिए थे, आपको याद करने में आसानी होती थी। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज इसलिए बता रही ताकि आप याद कर पाए। पैराग्राफ वाइज में कई बार आप चीजें भूल जाते, तो आप ऐसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे आप याद करेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। सबको पता है कि क्या लिखना है, लेकिन आप पॉइंटर्स में याद करेंगे तो आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं तो आप बहुत बार ऐसा हो सकता है एग्जाम प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप भूल सकते हैं। ठीक है। तो एपिक में वास्ट सेटिंग होती है। एपिक्स ऑफन स्पैन लार्ज जोग्राफिकल एरियाज और इवन कॉस्मिक रिवेंट्स। ठीक है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में आप देखते हैं कॉस्मिक रिवेंट्स देखने को मिलती है आपको। द एक्शन मूव्स अक्रॉस हेवन, हेल, अर्थ एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स अ यूनिवर्सल स्कोप। ठीक है। जबकि हम एलियड एंड ओडेसी में देख सकते हैं एक पार्टिकुलर स्पेस है, ट्रोजन वॉर की बात हो रही है, वहां एक पार्टिकुलर स्पेस है। जबकि पैराडाइज लॉस्ट में एक कोई पार्टिकुलर स्पेस नहीं है। एक तरफ आपको किसी बुक में आपको हेवन की बात दिखेगी, किसी बुक में आपको हेल का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्सल आपको स्कोप देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गॉड्स, एंजल्स, अदर डिवाइन फोर्सेस इंटरवीन इन ह्यूमन अफेयर्स। तो इसको आप एक कीवर्ड से ऐड कर सकते हैं, मीडियाज रेस। ठीक है। मीडियाज रेस मीडियाज रेस मतलब होता है कि किसी भी एपिक की स्टार्टिंग बिगनिंग से होती है। ठीक है। दिस इज मीडियाज रेस। एंड सेकेंड इज इंटरवेंशन ऑफ गॉड। तो यहाँ पे ग्रीक में आप नाम देखते हैं ड्यूज एक्स मसीना। ठीक है। ट्रेजेडी में जैसे आप नाम देखते हैं, ट्रेजेडी में ड्यूज एक्स मसीना का नाम आता है। हालांकि आप एपिक में इसे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। एपिक में आपको मीडियाज रेस इसी टेक्निकल वर्ड का बस ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे गॉड का इंटरवेंशन भी होता है। तो गॉड के इंटरवेंशन में आपको याद रखना है सुपरनेचुरल मशीनरी का भी बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है। ड्यूज मसीना आपको ड्रामेटिक डिवाइस देखने को मिलेगी, मीडियाज रेस आपको एपिक में ऐड करना है। ओके। तो देर इज इंटरवेंशन ऑफ गॉड्स, एंजल्स एंड अदर डिवाइन फोर्सेस इन ह्यूमन अफेयर्स, जो कि कोर्स ऑफ इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। And because of this there is a sense of grandeur and destiny to the narrative. Okay. फोर्थ पॉइंट है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप बात करेंगे एपिक की। इन्वोकेशन, मीडियाज रेस, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ग्रैंड स्टाइल, ये सब एपिक के की फीचर्स हैं। एंड जो प्रोटोगोनिस्ट है वो हाई इंपॉर्टेंस का होगा। ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो हमेशा किसी भी एपिक में आपको इन्वोकेशन देखने को मिलेगी, वेयर राइटर इज सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द म्यूज एंड इट ऑफन स्टार्ट इन मीडियाज रेस। मीडियाज रेस अभी मैंने आपको बताया इन द मिडल ऑफ द एक्शन विच क्रिएट्स इमीडिएट एक्शन। ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत की ही लाइंस आप देखते हैं जहां पे आपको थीम देखने को मिलती है। ओके। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एपिक सिमली। एपिक सिमली आपको हमेशा देखने को मिलेगी जिसमें आपने सैटर्न का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। ठीक है। तो सैटर्न का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो एपिक सिमली दिखती है, एक्सटेंडेड कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच इनहांस डिस्क्रिप्टिव रिचनेस। ओके। यहां तक आपको क्लियर है? बताइए। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो हमेशा एपिक की लाइन सॉरी लैंग्वेज और स्टाइल एलिवेटेड होगी, फॉर्मल होगी। इनफॉर्मल टोन नहीं देखने को मिलती है। फॉर्मल टोन होगी, एलिवेटेड होगी, जो कि एपिक की जो थीम है उसकी सीरियसनेस को दिखाती है। सब्जेक्ट की सीरियसनेस आपको दिखती। मॉक एपिक में आपको सब्जेक्ट सीरियस नहीं दिखेगा, स्टाइल आपको एलिवेटेड दिखेगी, फॉर्मल दिखेगी, इसलिए उसे मॉक एपिक बोला गया। कॉपी होता है एपिक की स्टाइल का, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रिवियल होता है।
द टोन इज ऑब्जेक्टिव एंड डिग्निफाइड। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टाइल एंड लैंग्वेज एलिवेटेड होती है, फॉर्मल होती है, विच रिफ्लेक्ट द सीरियसनेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। टोन कैसी होती है? टोन ऑब्जेक्टिव होती है, डिग्निफाइड होती है, फोकसिंग मोर ऑन एक्शन देन ऑन पर्सनल इमोशन। तो हमेशा एपिक में आपको एक्शन पे फोकस ज्यादा देखने को मिलेगा, पर्सनल इमोशन पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिक्स रिफ्लेक्ट नेशनल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। जैसे देखिए अगर हम बात करें क्लासिकल एपिक्स की या ट्रेडिशनल एपिक्स में, इसमें रामायण और महाभारत ये दोनों क्लासिकल एपिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जयशंकर प्रसाद ने एक एपिक लिखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम है कामायनी। वो लिटरेरी एपिक का, हिंदी में लिटरेरी एपिक का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने कैकेयी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताया है। तो रामायण में आपको देखिए बहुत सारे आइडियल्स देखने को मिलेंगे, जैसे ड्यूटी, राइटियसनेस एंड डिवोशन, जो कि कल्चरल वैल्यूज को दिखा रहा है, ठीक है। So in conclusion, the epic is a grand literary form that combines the heroic narrative with philosophical depth. Heroic narrative आपको देखने को मिलेगा, philosophical depth देखने को मिलेगी, vast scope, elevated style and cultural significance। इन सभी की फीचर के कारण एपिक एक टाइमलेस जॉनरा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर टाइम में इसकी वैल्यू है। और कुछ ऐसे वर्क है जैसे आप देखते हैं द एलियट, इन सभी को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जितने भी वर्क के नाम आएंगे आप अंडरलाइन करेंगे, एलियट, ओडिसी, पैराडाइज लॉस्ट, इन सभी एपिक्स को आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं और बता सकते हैं द एपिक कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ पोएटिक आर्ट। अभी भी हम देखें तो एपिक काफी ज्यादा प्रोमिनेंट फॉर्म माना जाता है, मतलब अभी लिखा नहीं जाता, लेकिन पहले के जो एपिक लिखे गए हैं उनकी अभी भी वैल्यू है, हाईएस्ट अचीवमेंट माने जाते हैं किसी भी पोएटिक जीनियस का, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्लासिकल एपिक एंड मॉक एपिक, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मॉक एपिक क्या है इसे भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लियर है सारे पॉइंट्स, और जितने भी लिटरेरी फॉर्म थे इम्पॉर्टेंट वो सारे मैंने आज डिस्कस किए हैं। मिल्टन के इन्वोकेशन से आपको याद रखनी है, जैसे शुरुआत की फर्स्ट लाइन थी, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। इसको आप एज एन एग्जाम्पल मीडियाज रेस में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप लिटरेचर में लिटरेरी फॉर्म के जब आप आंसर लिखते हैं तो वहां आपको ज्यादातर वर्क्स के एग्जाम्पल्स ऐड करने होते हैं। जब आप पोएट्री से क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि हम पोएट्री का टेस्ट लेंगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वहां पे आपको लाइंस ऐड करनी होगी। तो लाइन बड़ी बड़ी नहीं ऐड करनी, आप एक एक लाइन भी ऐड करें। एक क्वेश्चन में एक आंसर में आप 2 से 3 इंपॉर्टेंट लाइंस को ऐड करें, छोटी छोटी भी, तो भी आपको आपका आंसर अच्छा होगा। मीडियाज रेस मतलब होता है इन द मिडल ऑफ समथिंग, ठीक है। मीडियाज रेस मतलब कि जब एपिक की शुरुआत होती तो आप देखते हैं कि शुरू से स्टोरी नहीं बताई गई है कि कैसे गॉड गॉड के साथ जो फॉलन एंजल्स थे उन्होंने कैसे रिबेल किया, फिर गॉड ने उन्हें एक्सपेल किया, ये सब आपको नहीं मिलता है। आपने देखा कि शुरू में ही हम सीन देखते हैं कि जब सैटर्न और जो बाकी के जो एंजल्स हैं उन्हें कैसे एक्सपेल कर दिया गया, तो वहां से स्टोरी शुरू होती है। तो ये क्या है? ये मीडियाज रेस है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि क्या हुई थी कहानी, ठीक है। मीडियाज रेस का मतलब बेसिकली अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो जिससे रीडर के अंदर सस्पेंस क्रिएट होता है ना, उत्सुकता जागती कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि जॉन मिल्टन ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, 12 बुक्स टोटल हैं, तो धीरे धीरे वो बताते कि क्या हुआ, कैसे ये रिबेल हुआ, कैसे सैटर्न और बाकी के जो एंजल्स हैं उन्हें एक्सपेल कर दिया गया, हेल में चले जाते हैं। ओके, सो दिस वाज मीडियाज रेस एंड आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आप लोग ने एंजॉय की। काफी समय बाद एक लिटरेरी टर्म्स पे क्लास हो रही है, इसके पहले हमने केवल ड्रामा पे क्लास ली थी। तो एक क्लास हम और लेंगे टर्म्स पे, तो बाकी के जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे प्रोज पार्ट से रह रहे हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस कुछ भी नहीं छूटेगा, इट्स माय प्रॉमिस टू यू।
और मेरी पूरी कोशिश है कि आपका बहुत अच्छा पेपर हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ। और जब आप टेस्ट देंगे तो आपको और क्लियर होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, 15 डेज ही हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि आने जाने में भी जाता ही दिन, लास्ट में 1-2 दिन तो पढ़ाई कुछ होती नहीं है, टेंशन ज्यादा होती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अब आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन लेंगे तो आपका पेपर खराब होगा, इसकी ये आप सब जानते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है किसी भी स्टूडेंट पे। तो लास्ट टाइम पे आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आप 2 महीने से बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास जितना नोट्स है ना, दैट इज मोर देन एनफ। लिटरली मैं कह रही हूँ, दैट इज मोर देन एनफ। बस आप उसी को रिवाइज करें। हर टॉपिक में आप 2-2 क्वेश्चन पढ़ें। थीम बेस्ड पोएम में पढ़ना है आपको, थीम बेस्ड और सिंबोलिज्म एंड इमेजरी। आज के लिए इतना ही पढ़ना है आपको। टर्म्स का मैंने ऑलरेडी आपके साथ इतना डिटेल में डिस्कस किया कि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। एक बार आप क्विक रिवीजन करेंगे 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, और अब आप रिवीजन में एक साथ सब चीजों को लेके नहीं बैठेंगे। आपको डिसाइड करना है, एक टाइम आपको बनाना है कि मुझे इस टाइम लिटरेचर पढ़ना है, मुझे इस टाइम ग्रामर पढ़नी है, मुझे इस टाइम टर्म्स पढ़ने हैं, मुझे इस टाइम वोकैब पढ़नी, वोकैब भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आप टाइम डिसाइड करें, और जिस टाइम जो चीज पढ़े पूरा फोकस उस पे होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हैं लिटरेचर और सोच रहे हैं कि ग्रामर मेरा छूट रहा है, आप पढ़ रहे हैं ग्रामर और सोच रहे हैं मेरा वोकैब छूट रहा है, तो फिर आपका फोकस नहीं होगा, जो आप पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। मोबाइल कम यूज करेंगे, फोन पे बातें कम करेंगे, ना ही करें तो बेहतर है। घर पे कम से कम बात, और पढ़ाई करनी है। जब आपको बोर फील हो, बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो, तब आप उस समय कुछ ब्रेक ले सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हैं, कुछ आप सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे भी आपका माइंड रिलैक्स फील करे। ठीक है, और आपको इस समय कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, डिलेमा हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर resolving your problems. ठीक है, so thank you so much, this was all for today. Take care, we will meet again in the evening class, and the test will be conducted at 4 p.m. today. तो मैं आपको टेस्ट पेपर भेज दूंगी, 10 क्वेश्चंस होंगे। एक बार में एक ही टॉपिक से मैं लूंगी, ताकि मुझे चेक करने में आसानी हो, और मैं चाह रही हूँ कि कल तक आपको टेस्ट जो भी है कॉपी चेक करके दे दूं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, टेक केयर।